किसी हॉरर मूवी की तरह एक लड़की रात को अकेले अपने घर जा रही थी और जैसे ही वो अपने घर के पास पहुंचती है, वो ये नोटिस करती है कि एक अनजान आदमी उसका पीछा कर रहा है। और एकदम से ही वो अनजान आदमी उस लड़की का पीछा करते करते उस लड़की को पकड़ लेता है और ज़ोर ज़ोर से चाकू से उस पर वार करने लगता है और वहाँ से भाग जाता है। और फिर वो लड़की दर्द से बिलखती हुई और रोती हुई आस पड़ोस में रहने वाले लोगों को चिल्ला चिल्ला कर बुलाती है मदद के लिए, लेकिन उनमें से कोई भी उसकी मदद नहीं करता और ना ही कोई पुलिस या मेडिकल हेल्प टाइम से उस लड़की की मदद के लिए पहुंच पाती है। और अगर ये भी कम था तो वो आदमी दोबारा उस लड़की के पास आता है और दोबारा से उस लड़के पर चाकुओं के हमले करने लगता है। ये लड़की थी 28 साल की किटी जेनोविस। लेकिन आखिर ये आदमी कौन था जो इतनी बेरहमी से इस लड़की को मारे जा रहा था? हम ज़रूर बात करेंगे इस केस के बारे में, लेकिन उससे पहले आप देख रहे हैं टेरिफाइंग टेल्स। आप इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कैथरीन किटी सूजन जेनोवेस का जन्म जुलाई 7, 1935 न्यूयॉर्क ब्रुकलिन के रेचल और विंसेंट जेनोवेस के घर में हुआ था। वो अपने सभी भाई बहनों में से सबसे बड़ी थी और ब्रुकलिन के ही पार्क स्लोप सेक्शन में रहती थी, जहाँ पर आयरिश और इटालियन फैमिलीज रहा करती थी। किटी अपने हाई स्कूल के दिनों में एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर और एक बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट थी। उसने अपनी ग्रेजुएशन अच्छे मार्क्स से पास कर ली। लोगों के मुताबिक किटी एक टॉकेटिव, हेडस्ट्रॉन्ग और सभी लोगों में घुलने मिलने वाली लड़की थी और उसकी इसी क्वालिटी की वजह से सभी लोग उसे पसंद भी करते थे। 1954 में जब किटी ने अपनी ग्रेजुएशन ख़त्म कर ली, उसके बाद किटी जेनोविस की माँ एक मर्डर को विटनेस कर लेती है और अपनी पूरी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए वो उस शहर से निकलकर, यानी कि ब्रुकलिन शहर से निकलकर साथ वाले कनेक्टिकट शहर में शिफ्ट हो जाती है, जो कि एक पीसफुल शहर था। लेकिन सब कुछ छोड़ के जाना इतना आसान तो था नहीं, तो किटी ये डिसाइड करती है कि वो ब्रुकलिन में ही रह रहे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ ही शिफ्ट हो जाएगी। और होता भी ऐसा ही है। किटी कुछ दिन बाद अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर में शिफ्ट हो जाती है। अपने स्कूल के दिनों में किटी एक एंथनी फेजुलर नाम के आदमी को डेट कर रही थी। वो आदमी कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था और जल्द ही यानी कि 31 अक्टूबर 1954 को इन दोनों की शादी भी हो जाती है। बट अनफॉर्चुनेटली इनकी शादी ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाती और इनका 2 साल बाद यानी कि 1956 में ही डाइवोर्स भी हो जाता है। अब इस डाइवोर्स के पीछे क्या रीज़न था या फिर इनका रिलेशनशिप कैसा था, इसके बारे में ज़्यादा किसी को कुछ नहीं पता। इन सब के बाद किटी अब अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में वापस चली जाती है, जहां वो एक क्लर्क की नौकरी कर रही थी। लेकिन ये क्लर्क की नौकरी उसे ज़्यादा दिन तक रास नहीं आती और वो एक बार में एज अ बार टेंडर काम करने लग जाती है। वहीं अगस्त 1961 में किटी को सट्टा खेलते हुए पकड़ा जाता है और कुछ दिनों के लिए अरेस्ट कर लिया जाता है और उसे बार की जॉब से भी निकाल दिया जाता है। लेकिन किटी को जल्द ही एक नए बार में नौकरी मिल जाती है, जहां वो बहुत ही मेहनत से काम कर रही थी, यानी कि उस बार के ऑनर के नामौजूदगी में भी वो पूरे बार को मैनेज करती थी और इसीलिए जल्द ही उसका प्रमोशन एज अ मैनेजर भी हो चुका था। अब मैं आपको यहाँ ये बताना चाहूँगी कि किटी एक बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग और पक्के इरादों वाली लड़की थी। वो एक इटालियन रेस्टोरेंट खोलना चाहती थी और इसी सपने को पूरा करने के लिए वो इस बार में कई दिनों तक डबल शिफ्ट्स भी किया करती थी। 1963 में ग्रीनविच विलेज के एक बार में किटी एक लड़की से मिलती है। उस लड़की का नाम था मैरी एन जोलोंको और वो दोनों जल्द ही एक दूसरे को पसंद भी करने लग जाते हैं। जिसके बाद किटी अपने ग्रैंड पेरेंट्स का घर छोड़कर मैरी एन जोलोंको के साथ क्यू गार्डन्स में ही बने एक अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाती है। इस जगह को एक सेफ और पीसफुल प्लेस भी माना जाता था। तो सब कुछ बहुत ही अच्छा और सही जा रहा था, लेकिन ये सब कुछ बदल जाता है 13 मार्च 1964 की रात को।
उस रात करीब 2:30 बजे तक किटी बार में ही काम कर रही थी और जैसे ही उसका काम खत्म होता है वो बार के शटर लगाती है और बार बंद करते ही अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर की ओर निकल जाती है। तो जब किटी अपने घर की ओर जा रही थी तब एक ट्रैफिक लाइट पर रेड सिग्नल था और उस रेड सिग्नल पर किटी अपनी गाड़ी रोकती है और सिग्नल के ग्रीन होने तक का वेट करती है। अब जब किटी सिग्नल के ग्रीन होने का वेट कर रही थी तब वहीं पर दूर एक गाड़ी पार्क थी और उस गाड़ी में एक आदमी बैठा था और उस आदमी की नज़र किटी पर पड़ जाती है। सिग्नल के ग्रीन होते ही किटी अपनी गाड़ी को दोबारा चालू करती है और सीधा अपने घर की ओर बढ़ती है और वो आदमी भी अपनी गाड़ी के साथ किटी की गाड़ी का पीछा करने लगता है। तकरीबन 3:15 पर किटी अपने अपार्टमेंट की पार्किंग एरिया तक पहुंचती है और वहां अपनी गाड़ी पार्क करती है। ये पार्किंग एरिया उसके अपार्टमेंट से तकरीबन 100 फीट की दूरी पर था और जब किटी अपनी गाड़ी पार्किंग लॉट में पार्क कर रही थी तब वो आदमी भी वहीं मौजूद था अपनी गाड़ी के अंदर। गाड़ी को पार्क करने के बाद जैसे ही किटी पैदल पैदल अपने अपार्टमेंट की तरफ बढ़ती है तभी वो आदमी अपने घिनौने काम को अंजाम देता है। वो अपनी गाड़ी में पड़े एक नाइफ को उठाता है और उस नाइफ को हाथ में लेकर किटी के पीछे पीछे जाने लगता है और एकदम से किटी को पकड़कर उस पर उस चाकू से हमले करने लगता है। जिसके बाद किटी चिल्लाने लगती है और चिल्लाते हुए कहती है, ओ माई गॉड ही स्टैब मी, समवन प्लीज़ हेल्प। जिसका ये मतलब है कि इसने मुझे चाकू मार दिया, कोई तो मेरी मदद करो। तो जैसे ही दर्द से बिलखती हुई किटी आसपास के लोगों को मदद के लिए बुलाती है तभी वहाँ सो रहे सभी पड़ोसी उठकर अपनी बालकनी तक आ जाते हैं, जिनमें से एक आदमी रॉबर्ट माउसर चिल्लाते हुए उस आदमी को कहता है कि इस लड़की को छोड़ दो वरना अच्छा नहीं होगा और ये सुनते ही वो आदमी वहाँ से भाग निकलता है। अब वो आदमी वहाँ से भाग तो चुका था लेकिन किटी जो इतनी ज़्यादा इंजर्ड थी और जिसकी बॉडी पर इतने ज़्यादा गहरे घाव थे वो जैसे तैसे करके लड़खड़ा कर अपने अपार्टमेंट के गेट तक पहुँचती है। पर जैसे ही वो अपार्टमेंट के गेट के पास पहुँचती है वो ये नोटिस करती है कि अपार्टमेंट का गेट तो पूरी तरह से लॉक्ड है, जिसकी वजह से वो उस अपार्टमेंट के अंदर नहीं घुस पाती। इन सब के बाद पुलिस और एम्बुलेंस को इन्फॉर्म कर दिया जाता है तो किटी को ऐसा लगता है कि जल्द ही उसकी मदद के लिए कोई ना कोई तो वहाँ पहुँच ही जाएगा। बट सैडली ऐसा नहीं हो पाता, बल्कि इस पूरे इंसिडेंट के ठीक 10 मिनट बाद वो आदमी एक बड़ी सी हैट पहनकर अपना चेहरा छुपाते हुए वापस आता है और किसी सनकी आदमी की तरह किटी जेनोवेस को ढूंढने लगता है। किटी को अपार्टमेंट के बाहर पाकर वो दोबारा से उस लड़की पर बेरहमी से चाकुओं से हमले करने लगता है। अब यहाँ मुझे ये बात समझ नहीं आती कि वो किलर तो 10 मिनट बाद आया, 10 मिनट तक ये लोग कर क्या रहे थे। आसपास में रह रहे लोगों ने उस दरवाजे को खोलकर किटी को दरवाजे के अंदर लेने की कोशिश आखिर क्यों नहीं की। खैर वहाँ वो बेचारी लड़की खुद को बचाने के लिए अपने ही दोनों हाथों का इस्तेमाल करके उसके चाकू के हमलों को रोकने लगती है, लेकिन था तो वो चाकू ही और उसके हाथ भी इस वजह से पूरी तरह से छिल चुके होते हैं और उसके हाथों से बहुत ज़्यादा खून बहने लगता है। लगभग 30 मिनट तक ये अटैक चलता रहता है, जिसके दौरान वो आदमी किटी को सेक्सुअल असॉल्ट भी करता है और फिर किटी को ज़मीन पर फेंक कर किटी के वॉलेट में पड़े $49 उठाता है और उसे वहाँ पर वहीं तड़पता हुआ छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। अटैक के कुछ देर बाद किटी की दोस्त और नेबर सोफिया फरार की नज़र किटी पर जैसे ही पड़ती है वो वैसे ही भागकर किटी के पास पहुंचती है और जब तक एम्बुलेंस या कोई भी पुलिस की हेल्प नहीं पहुंचती तब तक वो किटी के साथ ही रहती है। अब फाइनली पुलिस और एम्बुलेंस वहां पहुंचती है और तकरीबन 4:15 के आसपास का टाइम था जब किटी को एम्बुलेंस में लेटाकर हॉस्पिटल की ओर ले जाया जा रहा था। लेकिन किटी पर हुए हमलों का घाव इतना ज़्यादा था और इतना गहरा था और
हद से ज़्यादा खून बहने के कारण किटी की रास्ते में ही मौत हो जाती है, जिसके बाद 16 मार्च 1964 को न्यू कैनन कनेक्टिकट के लेक व्यू सेमेट्री में किटी की बॉडी को दफना दिया जाता है। कितनी अजीब सी बात है, जिस क्राइम को वहीं पर रोका जा सकता था उसे नहीं रोका गया, जिससे किलर को ये हिम्मत मिली कि वो दोबारा आए और दोबारा से उस लड़की पर हमले करे। इस इंसिडेंट के कुछ दिन बाद ही एक न्यूज़पेपर पब्लिशिंग कंपनी न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक आर्टिकल पब्लिश किया, जिसमें एक राइटर यानी कि मार्टिन गैंग्सबर्ग ने लिखते हुए कहा कि इस मर्डर को तकरीबन 38 लोगों ने विटनेस किया, लेकिन किसी ने भी उस लड़की की मदद करने की कोशिश नहीं की। इस आर्टिकल पर ज़्यादा तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, सिवाय इस आर्टिकल के एक भाग के, जिस भाग में ये लिखा था कि एक पड़ोसी ने इस क्राइम को विटनेस किया और जाकर दूसरे पड़ोसी को बताया, ये सोचकर कि दूसरा पड़ोसी कोई ना कोई एक्शन लेगा या फिर पुलिस को इन्फॉर्म करेगा, क्योंकि वो पहला पड़ोसी यानी कि वो पहला व्यक्ति जिसने इस क्राइम को देखा, वो खुद इन सब परपंच में या किसी भी तरह के पुलिस के मामलों में नहीं पड़ना चाहता था। और अगर देखा जाए तो किटी जेनोवेस के मर्डर की रात वहाँ जितने भी लोग मौजूद थे, उन सब का भी शायद ऐसा ही सोचना था। उन लोगों का ऐसा सोचना था कि अगर हम किटी की मदद के लिए जाते हैं तो कहीं हम उस पागल आदमी का शिकार ना हो जाएं, और या फिर हम पर ही इस मर्डर का इल्ज़ाम ना आ जाए। कई सालों तक किटी जेनोवेस के मर्डर केस को कई तरह के साइकोलॉजिस्ट ने स्टडी किया, जिसके बाद हमारे पास एक थ्योरी निकल कर आई, जिसे हम आज जेनोवेस सिंड्रोम या फिर बायस्टैंडर इफेक्ट की तरह भी जानते हैं। ये थ्योरी फोकस करती है पर्टिकुलरली उन लोगों पर जो किसी भी क्राइम के दौरान विक्टिम को हेल्प नहीं करना चाहते। अगर वो देखते हैं कि उस क्राइम में उनके अलावा और भी विटनेसेस हैं, तो वो ये सोचते हैं कि हम ही क्यों मदद करें, और भी तो लोग हैं यहाँ पर, कोई ना कोई तो विक्टिम की हेल्प कर ही देगा या फिर कोई ना कोई तो उस ज़रूरतमंद की मदद कर ही देगा। और इस तरह के कई सारे केसेस हुए दुनिया में, जहाँ पर लोग बस बायस्टैंडर बनकर क्राइम होता हुआ सिर्फ देखते ही रहे। और ऐसे ही कई इंसिडेंट्स के बाद चाइना, ब्राज़ील और जर्मनी की गवर्नमेंट ने एक नया लॉ इम्प्लीमेंट किया, जिसका नाम था गुड समैरिटन लॉ। इस लॉ के मुताबिक अगर आप सिर्फ एक बायस्टैंडर बनकर एक क्राइम को देखते रहते हैं और विक्टिम की हेल्प नहीं करते, तो इसके लिए भी आपको सज़ा हो सकती है। बायस्टैंडर इफ़ेक्ट का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल ये है कि जब भी कहीं रास्ते पर कोई एक्सीडेंट होता है या फिर मान लो कोई दो लोग लड़ रहे होते हैं, तो यहाँ के लोग बस खड़े खड़े झुंड बनाकर उन्हें देखते रहते हैं या फिर मोबाइल में पहले वीडियो बनाते हैं, बजाय कि किसी की मदद करें। लेकिन अब सवाल ये उठता था कि जिस रात किटी जेनोवेस का मर्डर हुआ, क्या उस रात सही में 38 लोग वहाँ मौजूद थे, और क्या उन सभी 38 लोगों ने किटी का मर्डर होते हुए देखा? जब दोबारा इससे रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन की गई तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने फिर से एक आर्टिकल पब्लिश किया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने आर्टिकल में ये लिखा कि इस केस से जुड़े जितने भी क्लेम्स न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा पहले किए गए, वो पूरी तरह से सही नहीं हैं। उनका ये कहना था कि उनके पास ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं है या फिर किसी के भी पास ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं है ये साबित करने के लिए कि उस रात वहाँ 38 लोग मौजूद थे, और ना ही कोई प्रूफ है ये साबित करने के लिए कि उनमें से किसी ने भी किटी जेनोवेस की मदद करने की कोशिश नहीं की। लेकिन मार्च 2016 में ही न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस केस से रिलेटेड एक और आर्टिकल पब्लिश किया। उस आर्टिकल को पब्लिश करते टाइम न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये लिखा कि इस बात पे तो कोई दो राय नहीं है कि उस रात किटी जेनोवेस का मर्डर हुआ था। और कुछ लोगों ने किटी जेनोवेस को चिल्लाते हुए सुना, लेकिन उस चिल्लाहट को इग्नोर कर दिया। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी लिखा कि उनका सबसे पहला किया हुआ क्लेम, जिसमें उन्होंने लिखा था
कि 38 लोग वहाँ मौजूद थे वो पूरी तरह से सही नहीं है। कुछ लोगों को सिर्फ किटी की एक थोड़ी सी ही झलक दिखाई दी। कुछ लोगों ने किटी को हाथ हिलाते हुए देखा, कुछ लोगों ने उसकी आवाज़ सुनी, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया। और साथ ही साथ कुछ लोगों ने ये भी लिखा कि उन्हें ऐसा लगा जैसे कि दो कपल्स आपस में लड़ रहे हैं या फिर दो लोग पीकर लड़ रहे हैं। तो इसे उन दो लोगों का पर्सनल मैटर समझकर उन लोगों ने इस लड़ाई में इंटरवेन करने की कोशिश नहीं की। जिसके बाद दो लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया और 70 साल की एक बूढ़ी औरत ने जैसे ही किटी को देखा वैसे ही वो किटी के पास आई और एम्बुलेंस और पुलिस के आने तक वहीं किटी के पास वेट करती रही। इस मर्डर के बाद पुलिस सबसे पहले तो किटी की ही गर्लफ्रेंड मैरी एन जोलोंको को अपना सस्पेक्ट मानकर उससे पूछताछ करने लग जाती है। जब वो उससे पूछताछ कर रही थी तो उनके सवाल इतने ज़्यादा अजीब गरीब थे कि मैं आपको क्या ही बताऊं। वो उससे बस किटी और उसके सेक्सुअल रिलेशनशिप और पर्सनल रिलेशनशिप के सवाल पूछ रहे थे। अब इन सवालों से उनको क्या ही इन्फॉर्मेशन मिल जाती। मर्डर के ठीक 6 दिन बाद पुलिस को एक टीवी चोरी की रिपोर्ट मिलती है और जांच के बाद उन्हें ये टीवी एक वाइट शेवरलेट कॉनवे के ट्रंक में मिलता है। ये वाइट शेवरलेट कॉनवे थी विंसेंट मोज़ले नाम के आदमी की। उनमें से एक डिटेक्टिव उस गाड़ी को रिकॉग्नाइज कर लेता है क्योंकि वो गाड़ी का डिस्क्रिप्शन किटी के मर्डर के विटनेस के दिए हुए डिस्क्रिप्शन से एकदम मैच खाता था। जब पुलिस मोज़ले से इस मर्डर के बारे में पूछताछ करती है तो वो साफ मना कर देता है और कहता है कि उसने ये मर्डर नहीं किया। जिसके बाद डिटेक्टिव जॉन कैरल और डिटेक्टिव मिचेल सेंग वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ पहुँचकर ही मोज़ले के हाथों पर कट्स देखते हैं, यानी कि मोज़ले के हाथों पर चोट का निशान देखते हैं। और वो देखते ही वो मोज़ले से दोबारा से किटी के मर्डर के बारे में पूछताछ करते हैं और वो एडमिट करता है और कहता है कि हाँ, मैंने ही किटी का मर्डर करा है। और वो कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन पुलिस के साथ शेयर करता है जो किसी मर्डरर को ही पता हो सकती थी। मोज़ले दो और लड़कियों के मर्डर के लिए कन्फेस करता है। ये दो लड़कियां थी बारबरा क्रैलिक और एनी मे जॉनसन। पुलिस को शुरुआत में ऐसा लगा कि मोज़ले शायद झूठ बोल रहा है क्योंकि पुलिस के मुताबिक बारबरा क्रैलिक का मर्डरर पहले से ही उनकी गिरफ्त में था, जो कि था एल्विन मिशेल। एल्विन मिशेल पहले ही बारबरा क्रैलिक के मर्डर को कन्फेस कर चुका था, लेकिन बाद में एल्विन मिशेल ने ये कहा कि ये कन्फेशन उसने सिर्फ पुलिस के दबाव में आके और पुलिस की मारपीट से बचने के लिए ही दिया। यहाँ तक कि पुलिस एल्विन मिशेल को एनी मे जॉनसन के भी मर्डर के लिए आरोपी ठहराती है और उस पर चार्जेस लगाती है। जिसके बाद डर के मारे एल्विन मिशेल इस मर्डर को भी कन्फेस कर लेता है और मर्डर के डिस्क्रिप्शन में वो ये बताता है कि उसी ने ही एनी मे जॉनसन को गोली मारी थी। बट एनी मे जॉनसन के ऑटोप्सी के अकॉर्डिंग एनी मे जॉनसन को स्टैब करके मारा गया था। जिसके बाद इन तीनों मर्डर्स के चार्जेस सिर्फ और सिर्फ मोज़ले पर ही लगाए दिए जाते हैं। अब विंस्टन मोज़ले के बारे में तो हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं जानते, लेकिन जब ये कन्विक्शन हुआ तब मोज़ले के 2 बच्चे थे, उसकी बीवी एक नर्स की जॉब करती थी और वो खुद एक कंप्यूटर कंपनी में काम करता था। अब जल्द ही मोज़ले पर ट्रायल भी शुरू हो चुका था और दुनिया को ये पता लगने वाला था कि आखिर इस बंदे ने इस लड़की को इतनी बेरहमी से क्यों मारा। ट्रायल में उसने ये बताया कि उस रात वो अपने घर से मर्डर करने के इंटेंशन से ही निकला था और जैसे ही ट्रैफिक लाइट पर उसने किटी को देखा, उसने किटी को उसके अपार्टमेंट तक फॉलो किया और फॉलो करने के बाद उसने किटी पर अटैक करना शुरू कर दिया। लेकिन जब उसने बालकनी में खड़े रॉबर्ट माउजर को चिल्लाते हुए सुना तो वो वहाँ से भाग निकला और अपनी गाड़ी में ही जाकर 10 मिनट तक वेट करने लगा।
जिस काम की शुरुआत वो ऑलरेडी कर चुका था, उस काम को पूरा करने के लिए वो दोबारा से अपनी गाड़ी से उतरकर किटी के पास जाता है और फिर से उस पर घातक हमले करने लगता है। और उसका ये भी कहना था कि वो जानता था कि कोई भी उसकी मदद के लिए वहाँ नहीं आएगा। अब विंस्टन और उसके डिफेंस ने विंस्टन के लिए नॉट गिल्टी प्लीड किया और ये कहा कि विंस्टन की दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। मगर इस केस से जुड़े अलग अलग साइकेट्रिस्ट का कुछ अलग अलग ही ओपिनियन था। मैनहट्टन स्टेट हॉस्पिटल के एक साइकेट्रिस्ट डॉक्टर डायमंड का ये कहना था कि विंस्टन को स्किज़ोफ्रेनिया विद कैटाटोनिक रिएक्शन की बीमारी थी। उनके मुताबिक इस बीमारी के कारण विंस्टन को सही या गलत की समझ नहीं थी और वो अपने एक्शंस पर कंट्रोल नहीं कर सकता था। वहाँ ही दूसरे बचे साइकेट्रिस्ट का कुछ अलग ही ओपिनियन था। उनका ये मानना था कि विंस्टन की दिमागी संतुलन पूरी तरह से सही है और वो इस ट्रायल में खड़े होने के लिए पूरी तरह से फिट एंड फाइन है। उन्होंने रेफरेंस में ये कहा कि विंस्टन मोज़ली की दिमागी हालत इसलिए ठीक है क्योंकि जब उसने बालकनी में खड़े उस आदमी को चिल्लाते हुए सुना तो वो वहाँ से भाग निकला, यानी कि वो अपने आप को बचाना चाहता था और अपनी गाड़ी भी क्राइम सीन से कुछ दूर ले जाकर पार्क कर दी। वो नहीं चाहता था कि कोई भी उसकी गाड़ी को रिकॉग्नाइज करे, जिससे ये पता चलता है कि ये मर्डर विंस्टन मोज़ले ने बहुत ही ज़्यादा प्लानिंग और बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के साथ ही किया था। और फाइनली जून 1964 में मिस्टर शपीरो यानी कि इस केस के जज ने अपना वर्डिक्ट सुनाते हुए विंस्टन मोज़ली को डेथ सेंटेंस की सज़ा सुनाई। और ये सज़ा मेरे हिसाब से ठीक भी है क्योंकि मर्डर एक हो या दो, एक मासूम जान तो चली ही गई। लेकिन 3 साल बाद यानी कि 1967 में इस डेथ सेंटेंस को आजीवन कारावास में बदल दिया गया और अब विंस्टन मोज़ली पैरोल के लिए भी अप्लाई कर सकता था। सज़ा सुनाने के 1 साल बाद विंस्टन को बुफेलो न्यूयॉर्क हॉस्पिटल में एक सेल्फ इंजरी ट्रीटमेंट के लिए ले जाया गया, जहां वो पुलिस ऑफिसर पर अटैक करता है, पुलिस ऑफिसर की बंदूक चुरा लेता है और वहां से भाग निकलता है। वहां से भागने के बाद उसे एक ऐसा घर मिलता है जिस घर के ओनर वहां नहीं रह रहे होते, तो वो 3 दिनों तक उसी घर में छुपा रहता है। और जैसे ही 3 दिन बाद उस घर के ओनर की बेटी जैनेट और उसका पति मैथ्यू वहां पहुंचते हैं, वो उन दोनों को ही हॉस्टेज बना लेता है। हॉस्टेज बनाने के बाद पहले तो वो जैनेट को सेक्सुअली अब्यूज़ करता है और उसके बाद उन्हीं की गाड़ी को चुराकर वहाँ से भाग निकलता है। फिर वो एक ऐसे घर में घुसता है जहाँ पर वो एक माँ और उनकी 6 साल की बेटी को हॉस्टेज बना लेता है तकरीबन 2 घंटों के लिए। लेकिन उसके बाद इवेंचुअली मोज़ले पुलिस को सरेंडर कर देता है। उसके इन्हीं कारनामों की वजह से मोज़ले को 2 और 15-15 सालों की सज़ा हो जाती है, जो कि उसे अपने आजीवन कारावास की सज़ा के साथ ही काटनी थी। इतने सालों में विंस्टन मोज़ले करीबन 18 बार पैरोल के लिए रिक्वेस्ट करता है, लेकिन उसकी सभी रिक्वेस्ट को जजेस पूरी तरीके से खारिज कर देते हैं और उसे एक बार भी पैरोल नहीं मिल पाता। अपनी ज़िंदगी के 52 साल जेल की सलाखों के पीछे काटने के बाद 81 साल के विंस्टन मोज़ले की 28 मार्च 2016 के दिन ही जेल में ही मौत हो जाती है। तो ये कहानी थी किटी जेनोवेज के मर्डर केस की, जिसे बेरहमी से बीच सड़क पर ही मार दिया गया। एक ऐसी लड़की जिसके कई सपने थे, जो एक अपना रेस्टोरेंट खोलना चाहती थी, क्या कुछ नहीं कर सकती थी वो। इस घटना के बाद एक नई थ्योरी सामने आई जिसको आज हम बायस्टैंडर इफ़ेक्ट के नाम से जानते हैं, और साथ ही साथ यूनाइटेड स्टेट्स में एक नए इमरजेंसी नंबर को लागू किया गया, जो कि है 911। ये वही नंबर है जिसको लोग आजकल इमरजेंसी के टाइम पर इस्तेमाल किया करते हैं।
क्योंकि इससे पहले यूनाइटेड स्टेट्स के लोगों के पास ऐसा किसी भी तरह का नंबर अवेलेबल नहीं था जिस पर वो कॉल करके किसी भी तरह की इमरजेंसी में कोई भी मदद को बुला सकें। तो आप मुझे बताइए, आप लोग क्या करते अगर आप भी किसी ऐसे ही क्राइम को देख लेते? क्या आप एक बायस्टैंडर की तरह वहाँ खड़े रहते और कोई हेल्प ना करते, या फिर आप कोई ना कोई एक्शन उठाते? अपने व्यूज़ एंड एक्सपीरियंसेस आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेरे साथ ज़रूर शेयर कर सकते हैं। और जाने से पहले आप प्लीज़ मेरी इस वीडियो को एक लाइक दे दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड स्टे सेफ।